दुनिया में अगर किसी इंसान के पास ऐसी मशीन आ जाए जो बिना मेहनत के पैसा छाप सके और पूरी दुनिया उस पैसे को असली मान ले, तो वह इंसान कितना ताकतवर हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर यही ताकत किसी देश के पास हो। यही कहानी है अमेरिका और डॉलर की। आज पूरी दुनिया ट्रेड करती है तो डॉलर चाहिए। तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो डॉलर चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व एसेट क्या है? डॉलर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब दुनिया का असली पैसा सोना माना जाता था, और उस समय किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू उसके गोल्ड रिजर्व से तय होती थी। मतलब अगर किसी सरकार के पास ज्यादा गोल्ड है तो उसकी करेंसी मजबूत मानी जाती थी, और अगर गोल्ड कम है तो करेंसी कमजोर। यानी सरकारें अनलिमिटेड पैसा प्रिंट नहीं कर सकती थीं, क्योंकि हर नोट के पीछे गोल्ड होना जरूरी था। अगर सरकार ज्यादा पैसा छापती तो लोग जाकर अपना गोल्ड मांग लेते। और यहीं से शुरू होती है मानव इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी। पहले दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती थी। इस सिस्टम में हर करेंसी की वैल्यू एक निश्चित अमाउंट ऑफ गोल्ड से जुड़ी होती थी। अगर आपके पास पेपर करेंसी है तो थियोरेटिकली आप उसे बैंक में देकर उसके बदले सोना ले सकते थे। इससे लोगों का भरोसा बना रहता था, क्योंकि पेपर नोट के पीछे एक रियल एसेट मौजूद था। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ी लिमिटेशन थी। गोल्ड लिमिटेड था। इकोनॉमी तेजी से बढ़ सकती थी, लेकिन गोल्ड उतनी तेजी से नहीं बढ़ता था। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वैसे वैसे ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगा। कंट्रीज को ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए थी, ज्यादा मनी सप्लाई चाहिए थी, लेकिन गोल्ड उतना अवेलेबल नहीं था। फिर आए वर्ल्ड वॉर्स, और यहीं से पूरी फाइनेंशियल सिस्टम बदलनी शुरू हुई। युद्ध बहुत महंगे होते हैं। सरकारों को हथियार खरीदने होते हैं, सेनाएं चलानी होती हैं, फैक्ट्रीज कन्वर्ट करनी होती हैं, और मैसिव स्पेंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट्स के पास उतना गोल्ड नहीं था जितना पैसा उन्हें चाहिए था। तो गवर्नमेंट्स ने एक डेंजरस रास्ता चुना। उन्होंने गोल्ड से ज्यादा पेपर मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। यानी करेंसी के पीछे जितना गोल्ड था उससे कहीं ज्यादा नोट्स मार्केट में आने लगे। लोगों को शुरुआत में पता नहीं चला, क्योंकि सिस्टम ट्रस्ट पर चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया, और जब यह युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। यूरोप बर्बाद हो चुका था, ब्रिटेन कमजोर हो चुका था, लेकिन एक देश इतिहास का सबसे ताकतवर इंडस्ट्रियल जायंट बनकर उभरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय दुनिया का लगभग 2/3 गोल्ड अमेरिका के पास था। उसकी इंडस्ट्रीज इंटैक्ट थीं, उसकी मिलिट्री सबसे पावरफुल थी, और उसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया से आगे निकल चुकी थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ। यहीं से मॉडर्न डॉलर सिस्टम की शुरुआत हुई। इस अग्रीमेंट में तय हुआ कि दुनिया की बाकी करेंसीज डॉलर से जुड़ेंगी, और डॉलर गोल्ड से जुड़ा रहेगा। मतलब अमेरिका प्रॉमिस करेगा कि $35 के बदले वह 1 आउंस गोल्ड देगा। अब पूरी दुनिया का भरोसा डॉलर पे शिफ्ट होने लगा, क्योंकि डॉलर इनडायरेक्टली गोल्ड से बैक्ड था। यहीं से डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। लेकिन इस सिस्टम में एक हिडन प्रॉब्लम थी। पूरी दुनिया को ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए था, और अगर दुनिया को डॉलर चाहिए तो अमेरिका को लगातार डॉलर्स बाहर भेजने पड़ेंगे। मतलब अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट्स चलाने पड़ेंगे। धीरे धीरे बाकी देशों के पास बहुत सारे डॉलर जमा होने लगे। अब कंट्रीज सोचने लगी, क्या अमेरिका के पास सच में इतना गोल्ड है? क्योंकि मार्केट में डॉलर अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स से कहीं ज्यादा हो चुके थे। फिर फ्रांस ने चैलेंज किया। फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगोल ने कहा, अगर डॉलर गोल्ड से बैक्ड है तो हमें हमारे डॉलर्स के बदले गोल्ड चाहिए। और यहीं से अमेरिका की टेंशन शुरू हुई। कंट्रीज अमेरिका से गोल्ड मांगने लगीं। धीरे धीरे अमेरिका का गोल्ड बाहर जाने लगा। अब अमेरिका के सामने प्रॉब्लम थी। अगर लोग लगातार गोल्ड मांगते रहे तो अमेरिका का पूरा गोल्ड रिजर्व खत्म हो सकता था। लेकिन अमेरिका डॉलर सिस्टम छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब उसकी पूरी ग्लोबल पावर्स डॉलर पर टिकी हुई थी। फिर आया 15 अगस्त 1971, एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया बदल दी। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने कहा, अब अमेरिका
डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा, बस इतना ही। और उसी दिन गोल्ड स्टैंडर्ड इफेक्टिवली खत्म हो गया। अब डॉलर सिर्फ पेपर मनी था, उसके पीछे कोई गोल्ड नहीं था। अब सवाल था, दुनिया डॉलर को एक्सेप्ट क्यों करेगी? अगर डॉलर गोल्ड से बैक्ड नहीं है तो कंट्रीज उसे रिजर्व करेंसी क्यों मानेंगी? यहीं पर अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। 1970 के दशक में ऑयल दुनिया की सबसे जरूरी कमोडिटी बन चुका था। हर कंट्री को ऑयल चाहिए था, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मिलिट्री के लिए। पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑयल पर डिपेंड थी। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की। डील सिंपल थी, सऊदी अरेबिया ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। धीरे धीरे पूरा ओपेक सिस्टम डॉलर में ऑयल ट्रेड करने लगा और यहीं से पैदा हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब अगर किसी देश को ऑयल खरीदना है तो पहले उसे डॉलर चाहिए, मतलब पूरी दुनिया को ट्रेड करने के लिए डॉलर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। यहीं से डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड पैदा हुई। अब अमेरिका अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता था क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए ही चाहिए था। यानी डॉलर अब गोल्ड से नहीं, ऑयल डिमांड से बैक्ड था। और यही सिस्टम जो अमेरिका की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपकी करेंसी इस्तेमाल कर रही हो तो आपको क्या फायदा होगा? अमेरिका इंपोर्ट्स कर सकता था क्योंकि वह डॉलर प्रिंट कर सकता था। अमेरिका डेट ले सकता था क्योंकि दुनिया यूएस ट्रेजरी खरीदती थी। अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता था क्योंकि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम डॉलर पर चलता था। यानी डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं था, वह जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका था। धीरे धीरे दुनिया की इकोनॉमीज डॉलर सिस्टम में डीपली इंटीग्रेटेड होती चली गई। इंटरनेशनल ट्रेड, बैंकिंग, ऑयल, डेट मार्केट्स सब डॉलर सेंट्रिक होते गए। फिर आया ग्लोबलाइजेशन का एरा। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर बन गया। अब अमेरिका को मिला चीप रशियन रिसोर्सेस, चीप एशियन लेबर और डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल डोमिनेंस। फिर 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ में शामिल हुआ और दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से चाइना शिफ्ट होने लगी। अमेरिका चाइना से सस्ता सामान खरीदता था डॉलर देकर। धीरे धीरे चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा हो गए। अब चाइना के सामने प्रॉब्लम थी, अगर वह डॉलर बेच देता तो चाइनीज करेंसी युएन मजबूत हो जाती, और अगर युएन मजबूत होती तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते। इसीलिए चाइना ने डॉलर्स को बेचने के बजाय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए। यानी चाइना अमेरिका को सामान भी बेच रहा था और उसी पैसे से अमेरिका को लोन भी दे रहा था। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल साइकिल बना। चाइना मैन्युफैक्चर्स, अमेरिका कंज्यूम्स, चाइना बाइज यूएस डेट, अमेरिका बोरोस मोर। और इसी साइकिल ने अमेरिका को डेकेड्स तक लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट दिया। इंटरेस्ट रेट्स गिरती चली गईं, बॉन्ड यील्ड्स गिरती चली गईं और चीप मनी का एरा शुरू हो गया। फिर इन्वेस्टर्स रिस्कियर एसेट्स की तरफ जाने लगे। स्टॉक मार्केट बूम हुआ, टेक बूम हुआ, रियल एस्टेट बूम हुआ। लेकिन हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी हिडन रिस्क थे, क्योंकि पूरा सिस्टम ट्रस्ट पे चल रहा था। अगर दुनिया का भरोसा डॉलर पर कमजोर होता तो पूरा स्ट्रक्चर हिल सकता था। फिर आया 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक्स कोलैप्स होने लगे, सिस्टम क्रैश होने लगा। अब अमेरिका के सामने प्रॉब्लम थी, अगर बैंक्स कोलैप्स हो गए तो पूरी इकोनॉमी टूट सकती थी। तो फेडरल रिजर्व ने मैसिव मनी प्रिंटिंग शुरू की। इसे कहा गया क्वांटिटेटिव ईजिंग। फेड ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट किए और बॉन्ड्स खरीदने शुरू किए। अब मार्केट में लिक्विडिटी फ्लड होने लगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह पैसा सीधे आम लोगों तक नहीं गया, ये प्राइमरीली फाइनेंशियल सिस्टम में गया। बैंक्स, एसेट मार्केट्स, कॉरपोरेशंस, स्टॉक बायबैक्स। यानी फाइनेंशियल एसेट्स इन्फ्लेट होने लगे, लेकिन रियल वेजेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ी और इसी वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। अब बड़ी कंपनीज बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पर लोन ले सकती थीं क्योंकि इन्वेस्टर्स उन्हें लो रिस्क मानते थे। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये कंपनीज ऑलमोस्ट अल्ट्रा चीप मनी एक्सेस कर सकती थीं। फिर उन्होंने रिसर्च की, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस बनाई, अपने शेयर बायबैक किए और स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते गए। यानी
चीप मनी ने फाइनेंशियल मार्केट्स को इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। फिर आया पैंडेमिक। पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। अब गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स ने हिस्ट्री की सबसे एग्रेसिव मनी प्रिंटिंग शुरू की। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम में डाल दिए गए। शुरुआत में मार्केट्स रिकवर हो गए, लेकिन फिर इन्फ्लेशन एक्सप्लोड करने लगी, क्योंकि अब सप्लाई चेन्स टूट चुकी थीं। एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका था, रशिया यूक्रेन वॉर आ चुका था, और ग्लोबलाइजेशन की ओल्ड सिस्टम क्रैक होने लगी थी। अब फेडरल रिजर्व को रेट्स एग्रेसिवली बढ़ाने पड़े, और यही प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो पुराने लो यील्ड बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है। मान लीजिए आपके पास ऐसा बॉन्ड है जो सिर्फ 2% रिटर्न देता है, लेकिन मार्केट में नया बॉन्ड 5% रिटर्न देने लगे, तो आपका पुराना बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। और यही प्रॉब्लम बैंक्स के साथ हुई, क्योंकि उन्होंने लो रेट एरा में मैसिव बॉन्ड्स खरीद रखे थे। जब रेट्स तेजी से बढ़े तो उनके बॉन्ड पोर्टफोलियोज की वैल्यू क्रैश होने लगी। यही सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के पीछे भी एक बड़ा कारण था। सालों तक आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट्स रखने से सिस्टम ज्यादा और ज्यादा रिस्क लेने लगा था, और जब रेट्स तेजी से बढ़े तो हिडन वीकनेसेस बाहर आने लगीं। अब एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। कंट्रीज धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंस कम करने की बात कर रही हैं। रशिया सैंक्शंस के बाद समझ चुका है कि डॉलर सिस्टम जियोपॉलिटिकल वेपन भी है। चाइना अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स बना रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज गोल्ड खरीद रही हैं। सेंट्रल बैंक्स मैसिव गोल्ड एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड किसी कंट्री की लायबिलिटी नहीं होता। अगर आपके पास यूएस ट्रेजरी है तो आप इनडायरेक्टली अमेरिका पर डिपेंड है। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो वह सिर्फ एक मेटल नहीं होता, वह ट्रस्ट होता है। ऐसा ट्रस्ट जो किसी सेंट्रल बैंक की प्रिंटिंग मशीन पर डिपेंड नहीं करता, किसी पॉलिटिशियन के प्रोमिसेस पर डिपेंड नहीं करता, किसी सैंक्शन सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जब दुनिया अनस्टेबल होने लगती है, जब वॉर्स बढ़ने लगते हैं, जब करेंसीज कमजोर होने लगती हैं, तब सिविलाइजेशंस हमेशा गोल्ड की तरफ लौटती हैं। और शायद इसीलिए आज सेंट्रल बैंक्स चुपचाप गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। चाइना, रशिया, ब्रिक्स कंट्री सब धीरे धीरे अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली दुनिया 1990 के दशक वाली यूनिपोलर दुनिया नहीं होगी। अब दुनिया मल्टीपोलर बन रही है। एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग रीजन्स अपनी सप्लाई चेन्स बनाएंगे, अपनी पेमेंट सिस्टम्स बनाएंगे, और शायद अपनी फाइनेंशियल अलायंसेस भी। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुपर पावर है। वॉल स्ट्रीट अब भी पावरफुल है। डॉलर अब भी ग्लोबल ट्रेड का राजा है। यूएस ट्रेजरी अब भी दुनिया का सबसे बड़ा सेफ एसेट माना जाता है। लेकिन दरारें दिखाई देने लगी हैं। अमेरिका का डेट इतिहास के सबसे बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। इंटरेस्ट पेमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, और ग्लोबलाइजेशन जिसने 30 साल तक दुनिया को जोड़े रखा, अब धीरे धीरे टूटने लगी है। आज कंट्रीज सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रही, वे सर्वाइवल के बारे में सोच रही हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन्स, रेयर मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑयल रूट्स, गोल्ड रिजर्व्स। अब ये सिर्फ इकोनॉमिक टॉपिक्स नहीं रहे, ये नेशनल सर्वाइवल के सवाल बन चुके हैं। और शायद आने वाले 10 साल पूरी दुनिया का बैलेंस बदल देंगे, क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कोई भी रिजर्व करेंसी हमेशा के लिए अमर नहीं रहती। कभी दुनिया स्पेनिश सिल्वर पर चलती थी, फिर ब्रिटिश पाउंड ने दुनिया पर राज किया, फिर डॉलर का युग आया, और अब शायद दुनिया एक नए चैप्टर के दरवाजे पर खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डॉलर कमजोर होगा या नहीं। सवाल यह है, अगर दुनिया का फाइनेंशियल ऑर्डर बदल गया तो सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होगी? उस कंट्री के पास जिसके पास सबसे ज्यादा सोल्जर्स हैं, या उसके पास जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड, एनर्जी, रिसोर्सेस और मैन्युफैक्चरिंग पावर होगी? शायद 21st सेंचुरी की असली लड़ाई इसी सवाल का जवाब तय करेगी। और शायद हम अभी इतिहास के उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां एक पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है।